हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्या जम्पाल में। और आज से हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2011 से लेके 2022 तक के सारे सेट आज से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 6 दिसंबर को यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम स्टार्ट है और आज 22 नवंबर है। लगभग हमारे पास 12 से 13 दिन शेष हैं, तो ये टाइम फास्ट रिवीजन का है। और पीवाईक्यू रिवीजन हम लोग इसलिए भी करेंगे, इसको व्याख्या सहित हम लोग कवर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हमारे कवर होते जाएं। और फैक्ट को क्वेश्चंस को देखते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी कवर करते चलेंगे। तो ये 10 दिन में हम लोग हिस्ट्री के सारे फैक्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या आ सकते हैं वो सब कवर करते जाएंगे। तो आज ये हमारा पहला सेट करेंगे, हम लोग 2011 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग एक नज़र में जल्दी से इसकी सिलेबस को देख लीजिए और उसके बाद हम लोग अपना सेट स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 33 सेट हैं जो हम लोग कवर करेंगे। डेली के टारगेट के हिसाब से कम डेली 3 से 4 सेट कवर करेंगे। और इसके सिलेबस को आप लोग देख लीजिए। इसमें 10 यूनिट होती हैं, 10 यूनिट में इसका पूरा सिलेबस कवर होता है। यह इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, लोथल। हम लोग ऑप्शन पढ़ के फिर इसकी व्याख्या को कवर करेंगे ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जितने भी हैं वो सब कवर करते चलें। और लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष्य इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना देता है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा, महेंद्र लाल सरकार ने। और हिस्ट्री में जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सन को बार बार रिवीजन करना है और अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। बस जितने फैक्ट हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट हमें कवर करने हैं। तो इसकी व्याख्या है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में महेंद्र लाल सरकार ने की थी, जबकि जेसी बोस ने कैस्क्रोग्राफ की खोज की। और विदित है कि मेघनाथ साहा ने सन 1920 में थर्मल आयनाइजेशन इक्वेशन की खोज की और होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटो। हमें इसको काल के मतलब टाइम के अनुसार सही से सेट करना है। सबसे पहले कौन सा हुआ बुक, ये बुक दी गई है और इसको कब लिखा गया है उस हिसाब से सेट करना है। तो हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले हमारा ऋग्वेद स्टार्ट हुआ था, ऋग्वेदिक काल स्टार्ट हुआ था, इसको ऋग्वेद से ही जानते हैं। तो दूसरा वाला सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा बौद्ध धर्म आया था। जो त्रिपिटक है वो हमारा बौद्ध धर्म की पुस्तक है। और उसके बाद जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और उसके बाद इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, जो सेल्यूकस निकेटर का द्वारा भेजा गया था। तो इसका सही कालक्रम देख लीजिए, डी सही होगा, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी दी गई है, दूसरी साइड शहर दिया गया है। तो सिंधु, कालीबंगा, रावी, मोहनजोदड़ो, घग्गर, रोपड़, सतलज, हड़प्पा। तो सिंधु कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो फिर हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु के और रोपड़ सतलज के। सिंधु, मोहनजोदड़ो, रावी, हड़प्पा, घग्गर, कालीबंगा और रोपड़ सतलज। इसके बाद कार्नेलियन, बीड, ताम्र, अरिकामेडु, ताम्रलिपि, इनको सही मिलान करना है एक दूसरे से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कार्नेलियन, बीड, ये हड़प्पा के किनारे है। उसके बाद ताम्र
ताम्र जो है वो राजस्थान है, अरिकामेडु इसे बंदरगाह बोलते हैं, और ताम्रलिपि क्या है, ये बंगाल से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है पहले डेविड आर्नोल्ड, तो इनका जो सही होगा वो होगा दी कांग्रेस इन तमिलनाडु, ए का तीसरा होगा। और उसके बाद डेविड लुडेन, इनका सही होगा एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दूसरे का चौथा सही होगा। डेविड पेज सी, इनका होगा प्रील्यूड टू पार्टीशन, और सी ए बैली, इनका दी लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसके बाद हमारी इसकी व्याख्या आप लोग चाहें तो देखते चलिए। उसके बाद हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू हो जाएगा। ऋग्वेद में पंचजन किसे द्वैत करता है, पंचजन, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, आर्यों की 5 जनजातियां। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों को द्वैतित करता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे। ये 5 कबीले अनु, ध्रुव, पुरु, तुर्वशु और यदु थे। इन कबीलों के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है, तो इसका ऑप्शन ए 4 कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख किया गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के मुख्यतः 4 कारण उल्लेखित हैं, कृषि, उर्वर, धान्य एवं वृष्टि। ध्यातव्य है कि ऋग्वेद के कुल 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है, सिंचाई का उल्लेख परवर्ती श्लोक में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी होगा, विमकरफिशस। ये भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक था, और भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा विमकरफिशस था, और ये कुषाण वंश का शासक था। और विमकरफिशस ने स्वर्ण सिक्कों के साथ तांबे के सिक्कों को भी प्रचलित में लाया था, और सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां भी मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, रुद्रदामन। संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला राजा रुद्रदामन था, जो शक शासक था, और काव्य के रूप में प्रथम अभिलेख 150 ईस्वी में काठियावाड़ में रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया था। और ध्यान रहे, मौर्यकालीन सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को रुद्रदामन ने ही बनवाया था। तो पहला जो संस्कृत में विस्तृत अभिलेख किसने जारी किया था, रुद्रदामन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रांत। गुप्त काल में प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति को शासक को उपरिक, भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। और उल्लेखनीय है कि उपरिक पद प्रायः राजा या राजकुल से संबद्ध लोगों को प्रदान किया जाता था, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह पद प्रदान किया जाता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और फिर बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अभिकथन दिया गया है ए, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे और बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, और इसका कारण दिया गया है यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता था। तो इसका जो अभिकथन है वो सही है कि निषाद मूलतः आदिवासी थे और बौद्ध मतावलंबियों के लिए ये अछूत थे, परंतु आर इसका सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, निषाद आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार था।
जिससे जीव हिंसा होती थी और बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध थी। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं के मनोवृत्ति से साम्य नहीं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये भी अभिकथन और कारण वाला है। तो अभिकथन दिया गया है, ईसा काल के प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की और इसका कारण दिया गया है, पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। तो इसका जो ए है वो सही है, परंतु जो आर है वो गलत है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। और इसकी व्याख्या चलिए देख लेते हैं। भारतीय परंपराओं के प्रसार का प्रामाणिक स्रोत एक बहुत विवादित विषय है, लेकिन ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व के संकेत मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और इंडोनेशिया आदि से मिलते हैं। और मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी खराब है। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हमें टाइम पीरियड के हिसाब से सेट करना है, जैसे श्रीहर्ष, माघ, भारवी और भट्टी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी होगा। जो भारवी थे वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के से संबंधित हैं और जो भट्टी वो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से संबंधित हैं और जो माघ हैं वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं और श्रीहर्ष वो 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले तीसरा मतलब भारवी, फिर भट्टी, चौथा फिर माघ, फिर श्रीहर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें भी हमें सबको सही पहले कौन हुआ पहले और लास्ट के हिसाब से सेट करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। सबसे पहले पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धर्मपाल का जो समय था वो 770 से 810 ईस्वी था और इन्हें गोपाल का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश का शक्तिशाली शासक थे ये। और प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक वत्सराज था, जिसका शासनकाल धर्मपाल के बाद के शासकों में। और जबकि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिरभोज था और राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। ये है इसकी व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इस पहली सूची को दूसरी सूची से सम्मिलित करना है। तो इसका जो सबसे पहले दिया गया है गणतंत्र, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होगा इसका। और दूसरा है उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर, तो इसका है गांगेय मैदान। गिरनार अभिलेख ये रुद्रदामन से संबंधित है और शाक्य ये कपिलवस्तु से। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। इसके बाद ये व्याख्या देख लीजिए, गणतंत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उत्तरी काली पॉलिश्ड वेयर, गांगेय मैदान, गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन और शाक्य कपिलवस्तु। इसका जो उसके बाद हमारा मध्यकालीन भारत इतिहास के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो और इसका ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा हाइड हो गया है। इसका जो क्वेश्चन है ये है, तारीख फिरोज शाही का लेखक कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तारीख फिरोज शाही के लेखक शम्स ए सिराज अफीफ हैं। ये फिरोज शाह तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके दरबारी इतिहासकार कौन थे, फिरोज शाह तुगलक के कौन थे, शम्स ए सिराज। जबकि अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा एवं किरान उस सादीन है।
जिसमें किराज उल सादेन ने बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और पुत्र कैकुबाद के भेंट का वर्णन है। विदित है फिरोज शाह तुगलक की रचना फुतुहात ए फिरोज शाही, ये इनकी आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां, अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? तो इसका सही ऑप्शन डी होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद नामक ग्रंथ में निजामुद्दीन औलिया की मजलिसें संकलित हैं और इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य औलिया के वचन एवं कर्मों का प्रकाशन था। विदित है कि निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, आध्यात्मिक क्षेत्र। तो इसकी व्याख्या है सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ एक ऐसे निजी आध्यात्मिक क्षेत्र से है जहाँ सूफी संत आराधना करते हैं अथवा जहाँ वे साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ध्यातव्य है कि सूफियों के निवास स्थल को खानकाह कहा जाता है। किसके निवास स्थान को? सूफियों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, जागीरदारों के क्षेत्र। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश उसने अपने पिता द्वारा जारी जागीर और मनसबों की पुष्टि की है। जागीरदारों के क्षेत्र की पुष्टि करके उन्हें पदोन्नति प्रदान की गई। विदित है नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में अपने राज तिलक के समय नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी उपाधि धारण की तथा राज्याभिषेक के अवसर पर जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी थी? तो इसका जो सही ऑप्शन है ए है, सम्राट शाहजहां ने। सम्राट शाहजहां ने दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी में रखी थी। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में पूर्ण हुआ था और यह मस्जिद पूर्णतः लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके चारों ओर 4 मंजिला मीनारें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीन के पद का सृजन किसने किया था? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी होगा, शाहजहां ने। और इसकी व्याख्या है अमीन के पद का सृजन मुगल शासक शाहजहां ने किया था और प्रत्येक परगनों में राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी। विदित है कि सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था जबकि परगने का खजांची फौजदार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें अभिकथन और कारण दिया गया है। अभिकथन है उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं। तो इसका जो ए और आर दोनों ही सही है और ये सही व्याख्या करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ए तथा आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। और इसकी व्याख्या देख लीजिए एक बार। उत्तरी भारत के अंतिम सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय, इन्हें ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, का अप्रतिम स्थान है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था और समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य उपलब्ध हैं। ज्ञातव्य है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। और उसमें जो तराइन का पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें राज्य को राजधानी से सही सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य दिए गए हैं, सूची 2 में राजधानियाँ दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले है निजाम शाही। तो निजाम शाही राज्य की राजधानी थी अहमदनगर और कुतुब शाही
इसकी राजधानी थी गोलकुंडा, इमाम शाही की थी बरार और आदिल शाही की थी बीजापुर। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। निजाम शाही अहमदनगर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमाम शाही बरार और आदिल शाही बीजापुर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में 1580 में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था, और इसमें 15 सूबे दिए गए हैं। और शासन के अंत में सूबों की संख्या बढ़ के 15 हो गई थी, जो शाहजहां के समय पे 18 थी। शाहजहां के समय पे 18 थी, और औरंगजेब के शासनकाल में 20 हो गई थी। और प्रांतीय शासक को साधारण भाषा में सूबेदार कहा जाता था। और जहांगीर के समय भी 15 सूबे ही थे। जहांगीर के समय भी 15 ही सूबे थे। तो इसमें कई ऑप्शन सही नहीं है। जैसे कि अकबर के टाइम पे पहले 12 थी, लास्ट में 15 हो गई थी, और जहांगीर के टाइम पे भी 15 ही थी, और उसके बाद शाहजहां के टाइम पे 18 हो गई थी, और औरंगजेब के टाइम पे 20 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यात्री पहली सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। पहली सूची में यात्री दिए गए हैं, और दूसरी में विजयनगर के शासक, कौन सा यात्री किस शासक के शासनकाल में आया था। तो इसमें जो निकोलो डी कॉन्टी है, ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। निकोलो डी कोंटी, देवराय प्रथम, मतलब ए का तीसरा सही है। और डोमिगोसे पेज, ये आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और फ्रेरनो नूंज, ये आए थे अच्युत राव के शासनकाल में। और अब्दुल रज्जाक, ये देवराय द्वितीय। तो ए का तीसरा, और बी का पहला, और सी का चौथा, और डी का दूसरा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निकोलो डी कोंटी इटालियन यात्री था, जिसने 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। और इसने अपने विवरण में विजयनगर की सामाजिक आर्थिक स्थिति, रीति रिवाजों व नगर की संरचना आदि के बारे में विस्तृत विवरण दिया। अब्दुल रज्जाक ईरानी राजदूत था, जो 1442 से 43 विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। और डोमिंगोस पेज पुर्तगाली यात्री था, जिसने 1510 में कृष्णदेव राय के दरबार की यात्रा की थी। और नुनिज एक पुर्तगाली यात्री है और घोड़ों का सौदागर था। उसने अच्युत देवराय के शासनकाल में 1540 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी सही अनुक्रम में मतलब करना है। जैसे कि इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए है। सबसे पहले दूसरा आएगा हुमायूं का अकबरा, फिर एतिमा उद्दौला का अकबरा, और उसके बाद आशफ खान का मकबरा, और देन ताजमहल बना था। तो इनका जो कालक्रम है वो देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा कब बना था? 1565 से 1570 ईस्वी में। और एतमादुल्ला का मकबरा 1626 ईस्वी में बना था। ताजमहल 1631 से 1653 ईस्वी में बना था। और आशफ खान का मकबरा बना था 1641 से 1645 ईस्वी में। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1540 ईस्वी में। और ये जो ताजमहल है, ये मुमताज महल की याद में शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो पहले इसमें एक तरफ बुक दी गई हैं और एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो सबसे पहले अबुल फजल, इनकी कौन सी बुक है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। ये अबुल फजल अकबर के दरबार में थे,
और ये जियाउद्दीन बर्नी, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो तारीख़ फ़िरोज़ शाही है। और अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने बादशाहनामा लिखी थी, तो इनका ये तीसरा सही है। और काफ़ी खां, इन्होंने मुंतखब उल लुबाब लिखी थी। तो इसमें पहले का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा। जियाउद्दीन वर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी और अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखी थी और काफ़ी खान ने मुंतखब उल लुबाब लिखी थी। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अबुल फजल अकबरनामा, जियाउद्दीन बर्नी तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा और काफ़ी खां मुंतखब उल लुबाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरकालीन निम्नांकित घटनाओं में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन जो दिया गया है डी, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं वो सही हैं। जैसे कि मेड़ता को हस्तगत करना 1562 में हुआ था ये। और रसीदगढ़ को कब घेरा गया? 1601 में। और गोंडवाना की विजय 1564 में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अकबर ने 1592 में उड़ीसा को विजित किया था, ना कि 1582 में। इसलिए डी वाला ऑप्शन वैसे सही है, क्योंकि पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली सूची को दूसरी से मिलाना है। इसमें किसका संबंध किससे है? जैसे कि नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी, इनका संबंध है ड्रेन से। और तिलक, इनका संबंध है स्वराज से। तिलक जी का संबंध है स्वराज से। और महात्मा गांधी जी का हरिजन से। हरिजन पत्रिका भी किसने स्टार्ट की थी? महात्मा गांधी जी ने। और नेहरू जी का पंचशील सिद्धांत से। नेहरू जी का संबंध किससे? पंचशील सिद्धांत से। ये इसकी व्याख्या देख लीजिए। नेहरू जी ड्रेन, तिलक स्वराज, गांधी हरिजन, नेहरू पंचशील। यहाँ से हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? इसमें पूछा गया नहीं था। तो कालीकट, कोचीन और माहे ये ठिकाने थे पुर्तगाल के। बी ऑप्शन जो है बरूच, ये नहीं था। तो इसका जो व्याख्या देख लेते हैं। बरूच पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, जबकि कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम और माहे आदि पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना था। विदित है कि बरूच गुजरात में स्थित एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? तो सी ऑप्शन मीर कासिम, ये बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था। कौन? मीर कासिम। बक्सर बिहार में पड़ता है, में मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था। जबकि सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां की मृत्यु 1756 ईस्वी के बाद बंगाल का ये लोग नवाब बने थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1756 में, सॉरी। और काल कोठरी की घटना नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका जो बी ऑप्शन है 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था और इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है, जो 1858 ईस्वी तक विद्यमान रही थी। और ज्ञातव्य है कि इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई थी? तो बजबज, ये कलकत्ता में है। ऑप्शन सी बजबज। इसकी व्याख्या देखते हैं, चलिए। कामागाटा मारू जहाज पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कलकत्ता के पास बजबज में हुई थी। चूँकि 1914 ईस्वी में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू जहाज को भाड़े पर लेकर कनाडा के वैंकूवर ले जा रहे थे, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी। इस कारण 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर लौट गया, जहां यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन सी है 1950 में।
स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई और बाद में इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। तो इसका अभिकथन दिया गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया है और इसका कारण दिया गया है, इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया। तो इसका जो ए और आर अभिकथन और कारण है ये दोनों ही सही हैं और जो आर है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 स्टील प्लांटों के निर्माण इसी समय किया गया था। आधारभूत वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा इस मद हेतु आयात को सीमित करने के उद्देश्य से ही ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम बताना है। तो अगर इसका जो सही क्रम है, कन्नौज की लड़ाई ये हुई थी 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई थी और उसके बाद है खानवा की लड़ाई, ये हुई थी 1527 में और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। और पानीपत के अगर तीनों युद्ध देखें तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अफगानों और मराठों के बीच में। तो इसका देख लें, ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पहले पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 21 अप्रैल 1526 में और दूसरी फिर इसमें खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में, फिर कन्नौज की लड़ाई 1540 में और फिर पानीपत की तीसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्रोत ग्रंथों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा। पहले वाक़यात ए मुस्ताकी, फिर तबकात ए अकबरी, उसके बाद फिर माशिर ए जहांगीरी, उसके बाद खजाइन उल फतूह। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले दिया गया है बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज, जिसकी स्थापना हुई थी 1781 ईस्वी में। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में वेलेजली द्वारा। ये क्वेश्चन पेट में भी पूछा गया था कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके द्वारा हुई थी, ठीक है। उसके बाद है कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना 1781 में हुई थी और फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। तो इसका जो सही कालक्रम है, तो सबसे पहले इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। तीसरा कलकत्ता मदरसा 1781 ईस्वी में, उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये तो गलत दिया गया है क्योंकि कलकत्ता मदरसा और बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज दोनों की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद होगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी और उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन 1, 3, 2 और 4, 1, 3 या 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सही क्रम बताया गया है ऑप्शन सी,
सबसे पहले है नील दर्पण, उसके बाद है आनंद मठ और देन गीतांजलि, फिर गोदान। निम्नलिखित ग्रंथों का प्रकाशन क्रम इस प्रकार है: नील दर्पण दीनबंधु मित्र, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, गीतांजलि रविंद्र नाथ टैगोर एवं गोदान मुंशी प्रेमचंद। और ध्यातव्य है कि नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील बागान मालिकों के अत्याचार को दर्शाया है, जबकि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। और हमारा जो वंदे मातरम गीत है वो भी इसी से लिया गया है। निम्नलिखित कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। सबसे पहले पबना, फिर चंपारण, फिर मोपला, फिर एका। इसकी जो सन है वो देख लेते हैं। कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है: जैसे पाबना आंदोलन हुआ था 1873 से 76 तक, ये पाबना आंदोलन है और ईश्वर चंद्र राय द्वारा। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी द्वारा, मोपला विद्रोह 1920 में अली मुसल्लियासार एवं एका आंदोलन 1921 से 22 मदारी पाशी थे। देन अभिकथन और कारण दिया गया है। इसमें अभिकथन दिया गया है: कृषि के वाणिज्यीकरण ने कृषक वर्ग में और भी विभेद कर दिया है। और इसका कारण दिया गया है: कृषि के वाणिज्यीकरण से कृषि वृद्धि हुई है। तो इसका जो ए और दो दोनों ही सही हैं, और लेकिन जो इसका जो कारण दिया गया है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कृषि का वाणिज्यीकरण भारत में ब्रिटेन को औपनिवेशिक नीतियों का एक परिणाम था, जिससे कृषि वृद्धि हुई, परंतु कृषक वर्ग में और भी विभेद हो गया। उल्लेखनीय है कि कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण धीरे धीरे कृषि व्यापारियों पर निर्भर होता गया और व्यापारियों ने किसान के गरीबी का पूरा फायदा उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है: इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, मैजनी द्वारा। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन सन 1831 में जोसेफ मैजनी ने की थी। ध्यातव्य है कि इटली के एकीकरण का श्रेय मैजनी, काबूल, गैरिबाल्डी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण का। भारत में कृषक वर्गों की संलिप्तता अलग अलग और स्थानीय बनी रही, और इसका कारण दिया गया है: भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। तो इसका जो ए है वो सही है। भारत में कृषक वर्ग की संलिप्तता अलग अलग और स्थानीय बनी रही, लेकिन जो इसका आर है, भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी, ये गलत है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में व्यापक भौगोलिक एवं क्षेत्रीय विविधता के कारण कृषकों में स्थानीयता का गुण प्रभावी था, और भारतीय ग्रामों की आत्मनिर्भरता के कारण कृषक समुदाय एक दूसरे से निर्लिप्त थे, परंतु भारतीय कृषक समाज की संरचना कभी जटिल नहीं थी। कृषक सामुदायिक रूप से अनाज उपजाता एवं उसकी निजी जरूरतों एवं अन्य वर्गों द्वारा पूरी की जाती थी। उसके बाद हमारा 45वां क्वेश्चन है। इतिहास में ये अनुसंधान स्टार्ट है, जैसे कि कथन और कारण दिया गया है। तो कथन दिया गया है: मोरलैंड के अनुसार भारत का निर्यात का बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था, और इसका कारण है बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर है। तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुगलकालीन आर्थिक जीवन का वर्णन करते हुए इतिहासकार मोरलैंड ने लिखा है: भारतीय निर्यात का एक बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था, और बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में इस बात का जिक्र किया है कि काबुल भारतीय सूती वस्त्रों के बाजार का एक बहुत बड़ा केंद्र था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना, जैसे कि रूसो, मार्क ब्लॉक, एफ एंजल्स, एम एन श्रीनिवास। तो इसका जो रूसो है वो जनरल विल मतलब एक का दूसरा सही होगा, और उसके बाद फिर मार्क ब्लॉक का सामंत शाही सही होगा, और एफ एंजल्स किससे रिलेटेड है तो समाजवाद से रिलेटेड है, और एम एन श्रीनिवास ये संस्कृतिकरण से रिलेटेड है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। रूसो, जनरल विल, मार्क ब्लॉक सामंतवादी, एफ एंजल्स समाजवाद, और एम एन श्रीनिवास संस्कृतिकरण। उसके बाद हमें एक गद्यांश दिया गया है और इसी से हमको बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि ये व्याख्या हम लोग देख लेते हैं एक बार। फिर भी करोड़ों लोग जो समस्त भारतीय प्रायद्वीप में खुशियां मना रहे थे, अर्धरात्रि को भारत की नियति के साथ भेंट पर नेहरू जी का भाषण सुनकर रोमांचित हो रहे थे, जिन्होंने उस समय बालक रहे व्यक्ति के लिए भी 15 अगस्त को एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया था। वे पूर्ण रूपेण भ्रांति के शिकार नहीं थे। 1948 से 51 में कम्युनिस्टों ने अपनी कीमत पर ही जाना कि आज़ादी झूठी है, किनारे में दम नहीं था। भारत की स्वाधीनता उपनिवेशवाद के विघटन की ऐसी प्रक्रिया का आरंभ थी जिसे कम से कम जहां तक राजनीतिक स्वाधीनता का प्रश्न है रोकना कठिन सिद्ध हुआ। ब्रिटेन और अमेरिका की कठपुतली होने के स्थान पर भारत ने नेहरू के नेतृत्व में धीरे धीरे स्वतंत्र विदेश नीति विकसित की, जो उस समय के गुटनिरपेक्षता की नई धारणा पर और समाजवादी देशों एवं उभरती हुई तीसरी दुनिया के साथ मैत्री पर आधारित थे। 26 जनवरी 1950 को मोटे तौर पर एक लोकतांत्रिक संविधान की घोषणा की गई, जो अनेक सीमाओं के बावजूद अंत तक सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के मुद्दे की अवहेलना करने वाली ब्रिटिश भारतीय संस्थाओं की तुलना में अधिक प्रगतिशील था। राजाओं और जमींदारों को धीरे धीरे बेदखल किया गया, भूमि की सीमा निश्चित की गई, यद्यपि यह कदाचित ही लागू होती हो। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पुराने आदर्श को 1956 में प्राप्त कर लिया गया, और सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजित विकास द्वारा मूलभूत उद्योगों का निर्माण किया गया, और आधी सदी तक खाद्यान्न उत्पादन में जो ठहराव बना हुआ है उसकी तुलना में उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके हमें आंसर ढूंढने हैं इसी से। नियति के साथ भेंट किसे इंगित करता है, तो आप लोगों ने अगर इसका जो गद्यांश को सही से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी से मिल जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारत की स्वतंत्रता। उसके बाद साम्यवादी नारा क्यों असफल रहा, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, यह भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप कैसे उभर कर सामने आया, इसका सही ऑप्शन होगा प्रजातांत्रिक सरकार तथा नीति के विकास के माध्यम से। और लास्ट क्वेश्चन है इसका स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा भारतीय राज्यों तथा अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण द्वारा। ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके बाद हम लोग फिर दूसरे नए सेट पेपर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग ख्याल रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।